मैं लिटरली जब चलना सीख रही थी, 2 साल की थी, आई वाज़ वॉकिंग। तो तभी वो ना जब मैं चल भी रही थी तभी वो मेरे को धा, धिन, धा ऐसा करा रही थी, रिदम सिखा रही थी। एक्चुअली डांस देखा जाए स्पेशली क्लासिकल डांस इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी मैं बोलूँगी। क्योंकि हम जब भी जो परफॉर्मेंसेस देते हैं, जो सॉन्ग्स पे परफॉर्मेंसेस देते हैं, वो समवेयर इज़ कनेक्टेड टू गॉड। चाहे शिव जी का हुआ, चाहे कुछ भी हुआ। तो ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस से पहले जब वो म्यूज़िक आती है, वहीं से आपको गूज़बम्प्स होना शुरू हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ सम पावर। देवदासी ट्रेडिशन जो बोलते हैं, देवदासी मतलब वही जो मंदिर में रह के डांस करते थे, भगवान के लिए डांस करते थे, तो इसको टेम्पल डांस बोल सकते हैं। सिर्फ बॉयज़ जो थे, बॉयज़ ओडिसी कॉस्ट्यूम पहन के डांस करते थे। जो छोटे-छोटे एक एज तक होता था वो, उनको लेके वो पुरी में एक जगह है जिनके पर्टिकुलर जगह से वो ही लड़के करते थे ये। नमस्कार आप सभी को सी अचीवर्स टॉक एक नए एपिसोड में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो क्लासिकल डांस के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अपना नाम किया है। महज 3 साल की उम्र में उन्होंने क्लासिकल डांस में अपनी जर्नी शुरू कर दी थी। इसके अलावा वो नेशनल विनर, 3 बार स्टेट विनर और भारत को वियना में ऑस्ट्रिया में रिप्रेजेंट भी किया है। इसके अलावा सीएम ऑफ ओडिशा एंड गवर्नर ऑफ ओडिशा से उन्होंने बहुत सारे ख्याति और बहुत सारे प्राइजेस भी प्राप्त किए हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। कैसे हो आप नमस्कार, अनुषा जी? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ निशा जी। आपने महज 3 साल की उम्र में अपनी क्लासिकल डांस की जर्नी शुरू कर दी, तो भी स्पेसिफिक ओडिसी में। तो आपने ओडिसी को ही क्यों सिलेक्ट किया और बचपन में ऐसा क्या हुआ? आपके थोड़े बचपन के बारे में बताइए कि बचपन में ऐसा क्या हुआ कि अपने क्लासिकल डांस में अपनी जर्नी नन्ही उम्र से शुरू कर दी? एक्चुअली मुझे थोड़ी इतना आइडिया होगा जब मैं छोटी थी, है ना? तो मेरी बुआ जो हैं, माय आंट, शी इज़ ओनली माय गुरु। सो वो एक बहुत रिनाउंड ओडिसी डांसर हैं। तो ये बोल सकते हो कि फैमिली ट्रेडिशन ही शुरू हो गया। तो वो डांसर हैं। मैं लिटरली जब चलना सीख रही थी, 2 साल की थी, आई वाज़ वॉकिंग। तो तभी वो ना जब मैं चल भी रही थी तभी वो मेरे को धा, धिन, धा ऐसा करा रही थी, रिदम सिखा रही थी। तो उसके बाद एक टाइम आया कि खुद ही मेरा इंटरेस्ट आ गया। तब तो एक बोलो कि फॉर्मेलिटी कर रहे थे ज़बरदस्ती, हाँ, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, दैट्स इट। तो एक टाइम पे आके ना वो खुद में एक वो डिवोशन, एक वो आ जाता है कि इंस्पिरेशन भी कह लो, बुआ को देख के कि उसको जो मतलब सब इतना अचीवमेंट्स वगैरह वो सब देख के तो खुद में भी एक आ गया कि नहीं, मुझे कुछ करना है इसमें। अगर भगवान ने कुछ दिया है गिफ्ट तो व्हाई नॉट। तो आपके घर में आपके बुआ के अलावा और भी मतलब पहले और भी क्लासिकल डांसर्स रहे हैं या डिफरेंट डांस फॉर्म में, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, या फिर बस ओडिसी का ही चलन रहा है आपके घर में पहले से ही? पहले से एक्चुअली कोई भी नहीं था। पापा और दादाजी दोनों स्पोर्ट्स के ही थे। बुआ ने ही स्टार्ट करा है और उड़ीसा के हैं तो ऑब्वियसली ओडिसी हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो ओडिसी में बुआ ने ही स्टार्ट करा घर पे, उसके बाद ही मैंने, और मेरी दीदी भी करती है, तो हम दोनों ने ही उसको फॉलो करा। तो मतलब आपकी फैमिली को हम क्लासिकल ओडिसी डांसर फैमिली भी कह सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा जैसे कि हम बहुत सारे डांस फॉर्म्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, जो कि बहुत फेमस है भारत में। इन सब डांस फॉर्म्स में और ओडिसी में, इन दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो क्या है? वैसे देखा जाए तो बहुत डिफरेंसेस हैं, बट जो पर्टिकुलर है कुछ पोस्चर्स को लेके बोल सकते हैं। एक त्रिभंग है जो सिर्फ ओडिसी में ही यूज़ करा जाता है, और हमारा जो ओडिसी है वो प्रॉपर जगन्नाथ संस्कृति से, श्री जगन्नाथ संस्कृति से ही लिया गया है। चाहे उनका बैठने का स्टाइल हो, चाहे द कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग। तो हमारा जो एक बैठने का पोस्चर है त्रिभंग, और एक चौका है। चौका इज़ द स्क्वायर पोजीशन जो कि जगन्नाथ संस्कृति से ही लिया गया है। तो ऐसे ही और भी डिफरेंसेस हैं, चाहे कॉस्ट्यूम्स में भी बोलो। एक टाहिया हम लोग हेड गियर पहनते हैं, वो भी हम जगन्नाथ संस्कृति से ही लिए हैं, तो वो स्पेसिफिक हमारा है। और जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं वो प्रॉपर सिल्वर फिलिग्री वर्क जो है कटक का, बहुत फेमस है, इंडिया में ही फेमस है। हम हेड टू टो वो सिल्वर ज्वेलरीज ही पहनते हैं ओडिसी में। तो कॉस्ट्यूम में भी हो गया,
पोस्चर्स में भी हो गया, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ओडिसी डांस है वो मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या वो जगन्नाथ टेम्पल में होता आ रहा था, या फिर उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि वो कोई लोक डांस था, मतलब लोक नाच था जो बाद में आके मेन स्ट्रीम में आ गया? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अगर आप ये बताना चाहो? इसकी शुरुआत एक्चुअली देवदासी ट्रेडिशन जो बोलते हैं। देवदासी मतलब वही जो मंदिर में रह के डांस करते थे, भगवान के लिए डांस करते थे, तो इसको टेम्पल डांस बोल सकते हैं हम। तो वो पूरा वो जो महारी थी या देवदासी थी, वो पहले से ही टेम्पल में रह के उनके लिए पूरा मतलब भगवान के लिए जो समर्पित होना चाहे उन्हीं के सामने ही डांस करना, और वो मंदिर से बाहर नहीं जाता था, वहीं पे होता था। उसके बाद जब डिफरेंट वेस्टर्न कल्चर्स आ गए और मुगल्स आ गए, उसके बाद मतलब वो प्रथा ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर गोटीपुआ आया, जो कि सिर्फ बॉयज़ जो थे, बॉयज़ ओडिसी कॉस्ट्यूम पहन के डांस करते थे। जो छोटे-छोटे एक एज तक होता था वो, उनको लेके वो पुरी में एक जगह है जिनके पर्टिकुलर जगह से वो ही लड़के करते थे ये। उसके बाद वो जाके ओडिसी डांस आया, जो कि क्लासिकल डांस ऑफ ओडिशा कहलाया। ओके, तो निशा जी फॉर एग्जांपल इतने सारे डांसेस हैं, इनमें हाथ पैर के मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स तो होते ही है, बट एक्सप्रेशंस का, फेशियल एक्सप्रेशंस का कितना बड़ा रोल रहता है, ये शायद हमारे दर्शकों को या फिर बहुत लोगों को नहीं पता। तो एक बार आप फेशियल एक्सप्रेशंस का क्या रोल रहता है एक डांस फॉर्म में, उस बारे में आप अगर दर्शकों को बताना चाहें। देखो, फेशियल एक्सप्रेशन तो हम ये बोल सकते हैं कि वो सोल ऑफ डांस है, कि हम जिससे कम्युनिकेट ही करते हैं। हम हाथ पैर से इतना कुछ जितना हम दिखा नहीं सकते, और वो भी होता है कि ओडिसी में हम लिप सिंक भी नहीं करते। हमें पूरा प्रॉपर हमारा जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू फेस। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। आप स्टोरी को, और आपने सुना होगा नाट्य शास्त्र का रस भाव थ्योरी। जी। तो हम जो उनको रस देते हैं, वो भाव, जो भाव हम उनको देते हैं, वो रस उनमें मतलब ऑडियंस में ना, वो रस उनके, अगर हम उनके थ्रू दिखा सकते हैं, अगर उनके मन में भी वो रस क्रिएट होता है, दैट मीन्स यू आर अ परफेक्ट डांसर। सपोज मैं यहाँ रोई और मैं आई एम लाइक क्रिएटिंग सच अ सिचुएशन विद माई एक्सप्रेशन कि ऑडियंस भी रो दे, तो वो होता है रस भाव। तो वो नाट्य शास्त्र में भी लिखा है। तो एक डांसर के लिए एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप कम्युनिकेट ही एक्सप्रेशन के थ्रू, आप अपना स्टोरी ही एक्सप्रेशन के थ्रू बताते हो। तो जैसे कि एक्सप्रेशन, आपकी ज़िंदगी ने भी एक्सप्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी भी है, तो एक एक्सप्रेशन से रिलेटेड छोटा सा गेम खेलें हम। श्योर। तो मैं आपको 4-5 सिचुएशंस दूंगा, और आपको इन सिचुएशन के हिसाब से कैमरे की तरफ देख के एक्सप्रेशन देना है कि आप उस टाइम पे आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे। आई वुड गिव यू द लिबर्टी टू यूज़ योर हैंड, तब हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हो उसके साथ। ओके। तो आपके लिए पहला सिचुएशन है कि आप इंडिया के सबसे ज़्यादा मशहूर डांसर बन गए हो, सबसे ज़्यादा मशहूर क्लासिकल डांसर। तो आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे उस टाइम पे? आई वुड ऑब्वियसली थैंक गॉड अच्छा, फॉर एवरीथिंग। आपके 2 सब्जेक्ट्स में बैक लग गई है। 2 सब्जेक्ट्स में बैक लग गई है। ऐसे तो नहीं हंस रहे होंगे आप? एक्चुअली मुझे सोच के ही हंसी आ रही है कि 2 सब्जेक्ट्स में बैक लगे। एंड अब प्रॉक्सी लगाते हुए आपके दोस्त, आप अपनी दोस्त की प्रॉक्सी लगा रहे थे और टीचर ने आपको पकड़ लिया कि ये लड़की प्रॉक्सी लगा रही थी। आपका एक सेमेस्टर के बाद सेक्शन चेंज हुआ, और आप और आपके क्रश का सेक्शन सेम सेक्शन हो गया, तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे? आई थिंक दिस वॉज एनफ टू टेल आवर ऑडियंस कि एक ट्रेंड ओडिसी डांसर जब वो एक्सप्रेशंस देते तो एक्सप्रेशंस कितने ज़्यादा प्रभावशाली होते, कितने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो जैसे कि मैंने बैक लगने की बात करी, तो आपके कभी स्टडी लाइफ में कभी बैक लगी है, या फिर आप नेवर। बचपन से एकदम ब्राइट स्टूडेंट रहे हो?
नेवर बैक लगी नहीं, तभी मैं सुन के ही हंसने लगी कि कैसे एक्सप्रेशन देना है, बिकॉज आई हैव नेवर गॉन थ्रू सच सिचुएशन ना। जो आप रियल लाइफ में फेस करते हो वो तुरंत निकल जाता है, तो मुझे सोचना पड़ा कि कैसे। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, बट आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट। तो मैंने हमेशा दोनों को बैलेंस करके चला है, तो यही है। जैसे कि हमें पता है कि आप लिटरेचर में अपनी पढ़ाई परस्यू कर रहे हो, हाँ चंडीगढ़ जी। यूनिवर्सिटी में आर डूइंग मास्टर्स इन लिटरेचर। तो एक तरफ डांस, एक तरफ लिटरेचर, दो इतनी वैरिड फील्ड्स, तो लिटरेचर तक आप कैसे पहुंचे? लिटरेचर में आपकी रुचि कैसे डेवलप हुई कि अब लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे? सो बेसिकली ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने 12th जब साइंस करी थी, तो साइंस के बाद मेरे को ऐसा था कि अब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ दोनों को, है जी। ना? तो मुझे कुछ ऐसा फील्ड चूज़ करना है जो कि थोड़ा बहुत आर्ट से भी रिलेटेड हो, और थोड़ा मतलब इतना भी टफ नहीं हो जैसा कि साइंस में कि प्रैक्टिकल्स ये वो, जिसके लिए मुझे टाइम नहीं मिले जी। परफॉर्मेंस के लिए भी। तो इस चक्कर में फिर मैंने ऐसा देखा, ऐसा फील्ड जो कि आर्ट से भी कनेक्टेड हो। तो लिटरेचर वी ऑल नो कि बहुत कनेक्टेड टू आर्ट, है ना? तो इसीलिए आई चूज़ लिटरेचर। तो और भी बहुत कुछ है, जैसे बुक्स हैं, अपना एरिस्टोटल पोएटिक्स देख जी। लो, उसमें थिएटर के बारे में, डांस के बारे में बताया गया है कि कैसे करना है, क्या करना है। और नाट्य शास्त्र भी हो गया, बहुत से ऐसे बुक्स हैं जो कि समवेयर भी नहीं, बहुत ज़्यादा रिलेटेड टू डांस, जैसे दैट्स व्हाई। कि आपके लिटरेचर के कोर्सेज वगैरह में आपको इंडियन लिटरेचर प्लस वेस्टर्न लिटरेचर दोनों हाँ पढ़ाया जाता जी होगा, जी। तो ऐसा क्या अनोखा है इंडियन लिटरेचर में जो वेस्टर्न लिटरेचर में नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि इंडियन लिटरेचर में मैंने ये चीज़ें पढ़ी है जो मुझे वेस्टर्न लिटरेचर में कहीं नहीं मिल पाई? देखो, दोनों की अपनी अपनी खासियत है, वैसे देखा जाए तो। बेसिकली वेस्टर्न लिटरेचर में क्या है, हम इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट इंडियन लिटरेचर यही है कि लैंग्वेज भी हमारा है, सिंपल लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज, और सिचुएशंस ऐसे ऐसे, सपोज नॉवल ले लो, स्टोरीज ऐसे लिखी होती हैं कि आपको लगता है हाँ चलो ये लाइफ है हमारी, हमने ये ऐसे जिया है। स्कूल लाइफ ले लो, रविंद्रनाथ टैगोर जी के ले लो चाहे, और आर के नारायण के ले लो, तो वो बहुत कनेक्ट कर पाते हैं हम इंडियन लिटरेचर से। और वेस्टर्न में यही होता है कि उसकी अलग स्पेशलिटी है, तो यही होता है बस कि हम कनेक्ट बेसिकली ज़्यादा हम इंडियन लिटरेचर से ही कर पाते हैं। तो जैसे आपने बार बार नाट्य शास्त्र का मेंशन किया, तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहिए कि नाट्य शास्त्र है क्या, एंड उसमें क्या चीज़ ऐसी लिखी है जिसको पढ़ने से नाटक में या फिर डांस में या फिर अपनी ओवरऑल लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? नाट्यशास्त्र ये है कि वो एक बहुत ही एंशियंट ट्रीटिस है, उसमें आर्ट एंड थियोरी, ड्रामा और डांस, एवरीथिंग, सब कुछ मेंशन्ड है। उसको फिफ्थ वेदा भी बोला जाता है, जो कि भरत मुनि के द्वारा रिटन है। तो उसमें ये है कि उसमें आपको हर चीज़, जो भी आपको ना आर्ट के रिलेटेड चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, सारा कुछ मेंशन्ड है। अगर आपको डांस में या हो, या सॉन्ग में हो, थिएटर में हो, आपको कुछ भी चाहिए ना, छोटे मोटे चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही, कहाँ से मिलेगा सारी चीज़। जैसे हम कुछ ढूंढते हैं, बुक्स में ढूंढते हैं जी। आंसर्स, जी। तो जो आर्ट के आंसर्स है ना, वो सारा आपको नाट्य शास्त्र में मिल जाएगा। उसमें रस भाव भी है, उसमें नायक नायिका के बारे में, जो हीरो हीरोइन होते हैं उनके बारे में भी मेंशन्ड है, जो 9 रसस हैं, वो सारा कुछ मेंशन्ड है। तो बेसिकली एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है आर्ट के ऊपर, जो आपको नाट्य शास्त्र में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लिटरेचर और अपने डांस को दोनों को मैनेज करके साथ साथ चल रहे थे, तो रास्ते में एक बड़ा सुनहरा सा पड़ाव आया जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाँ जी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक आप कैसे पहुंचे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो देखो वैसा हुआ कि मैं दिल्ली भी ट्राई कर रही थी, डीयू भी, सीयू भी। तो डीयू के लिए वेट भी नहीं किया गया, है ना? और डीयू के लिए ऑब्वियसली बहुत कुछ चाहिए आपको, एंट्रेंस वगैरह बहुत से। तो सीयू मुझे प्रॉपर, मतलब ऐसा था कि मुझे बाहर ही जाना था करने मास्टर्स, मुझे उड़ीसा में नहीं करना था, तो मुझे बाहर निकलना ही था। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आने के बाद तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है, कि मुझे लगा कि आई मेड अ राइट डिसीजन। तो यही है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आने के बाद जैसे कि आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में गए, बहुत सारे प्राइजेस जीते, आप पंजाब स्टेट में 3 बार आप विनर रह चुके हो इन क्लासिकल डांस ओडिसी करके, तो इसमें
डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स ने आपको कितनी हेल्प की, आपको कितना सपोर्ट किया एंड किस तरीके का सपोर्ट किया? बेसिकली देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है उन्हीं के थ्रू ही मुझे सारा कुछ जो आज मेरा नाम है सीयू में कोई मुझे जानता भी है, ऑल क्रेडिट गोज टू द डिपार्टमेंट। बिकॉज मेरे उतने मतलब ऑलमोस्ट टाइम मेरे टीचर्स भी बोलते होंगे तो कल्चरल डिपार्टमेंट में ही मिलेगी और जो लोग हैं वहाँ पे बहुत सपोर्टिव मतलब बहुत सपोर्टिव रहे हैं फ्रॉम द डे वन, क्योंकि वही मुझे फोर्स करते थे। मेरा एक टाइम था कि मैं चलो कॉम्पिटिशन अब नहीं जाना, बस हो गया कॉम्पिटिशन, अब परफॉर्मेंस पे देखना है। बट वहाँ पे केडी सर हो गए, कुलदीप सर हो गए, अमन सर भी हो गए, अनीशा जा, अनीशा कर, हमेशा वो जो पुश मिलता था ना उनके तरफ से और जो सपोर्ट मिला है मुझे हर चीज़ के लिए, मतलब A to Z हर चीज़ के लिए, तो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू डाका एंड टू सी यू एज वेल। तो डांस की आपकी एटलीस्ट अभी तक 19-20 साल की जर्नी हो गई होगी ज़िंदगी में। 20 साल से ज़्यादा। 20 साल से ज़्यादा। तो इस जर्नी में बहुत सारे हर्डल्स भी आए होंगे कि लगा होगा कि अब छोड़ देती हूँ, अब नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी आपने कंटिन्यू रखा। वो हर्डल्स क्या थे और आपके अंदर वो क्या मोटिवेशन थी जिसने आपको पुश करता, जो मोटिवेशन आपको पुश करती रही कि नहीं अनीशा करना है, वी नीड टू डू इट? सो ये क्या था? हर्डल्स तो देखो हर एक इंसान के लाइफ में होती ही है। तो हाँ, मेरा भी एक फेज़ आया था वैसा, मतलब आया था। इट्स लाइक इट वाज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि जब मतलब एक टाइम था कि आई वाज नॉट इवन एबल टू वॉक। तो मेरे को ऐसा हो गया था अब तो डांस मेरा गया, क्योंकि 3 साल ऐसे बीते मेरे कि मतलब अचानक से मेरा पैर रुक जाना, नर्व का कुछ इशू हो रहा था, तो आई फेल्ट लाइक एक साइड पूरा पैरालाइज टाइप हो जाता था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बहुत जगह मैंने ट्रीटमेंट कराई, बट कुछ फाइंड आउट ही नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो एमआरआई भी सारे रिपोर्ट्स क्लियर आ रहे थे, तो इवन डॉक्टर वाज अनेबल टू फाइंड कि क्या हो रहा था। तो आफ्टर अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा अभी पता लगा कि एक्चुअली एक जॉइंट में स्वेलिंग है जिससे कि नर्व भी सप्रेस हो जाता है, तो उसके वजह से वो पूरा स्टिफ हो जाता है पैर। और उसके अलावा मेरे को अर्थराइटिस भी, आई फाउंड आउट दैट आई हैव अर्थराइटिस। तो वो मोमेंट बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि एक डांसर को क्या ही चाहिए, अगर पैर ही नहीं काम करे तो वो क्या ही कर सकता है। तो उस टाइम बहुत ऐसे इश्यूज आए थे कि मैंने सोलो परफॉर्मेंसेस भी करने छोड़ दिए थे। सिर्फ ग्रुप्स करती थी, उसमें भी आई यूज टू टेक पेन किलर्स अलॉट, क्योंकि फिर स्टेज पे ही रुक जाता था पैर। तो ऐसे भी मोमेंट्स आए हैं मेरे साथ, तो इसीलिए मैं पेन किलर्स लेके करती थी। तो उसके चलते मैंने वेट भी पुट ऑन कर लिया। तो बहुत ऐसे सिचुएशन आए हैं जहाँ पे मैंने सोलो परफॉर्मेंस के लिए हर जगह मना कर दिया था। तो इट वाज माय बुआ, माय गुरु एंड माय पेरेंट्स एज वेल, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सब ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम भी। इवन केडी सर वगैरह भी, उनको भी पता था। लास्ट टाइम भी पंजाब स्टेट में मेरा पैर खराब था, उस टाइम भी उन्होंने बोला नहीं तू कर सकती है, इसके साथ भी तू कर सकती है। सो आई पार्टिसिपेटेड एज वेल उसमें भी। तो वही लोगों का सपोर्ट रहा है। बुआ ने हमेशा बोला कि तू करती रहे, एक ना एक दिन मिलेगा। तो अभी आई एम गेटिंग क्वाइट बेटर, अभी मेडिकेशंस चल रहे हैं एंड अभी मैंने परफॉर्मेंसेस भी करने लगी हूँ। तो यस, आई एम बेटर देन व्हाट आई वाज दैट टाइम। सो तो इसी जर्नी में क्या एक चीज़ थी लाइक द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि इस लाइट को देख के मैं चल रही हूँ, मतलब ये मोटिवेशन है कि अचीव करना है, तो इसीलिए जितना पेन हो रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है, बीमारियाँ आ रही है, उसको भी ओवरकम करके आई एम गोइंग ओवर दैट? क्या चीज़ थी ऐसी? इट वाज माय लव फॉर डांस ओनली, कि मैं जो भी हूँ आज पढ़ाई में, चाहे मैं एक टाइम पे टॉप भी करी थी, बट नो वन नोज दैट, एवरीवन नोज मी फॉर माय डांस ओनली। सो तो मेरा जो वो रहा है कि एनी हाउ मुझे डांस के लिए कुछ करना है, मेरे गुरु के लिए कुछ करना है, अगर उन्होंने इतना टाइम मेरे पे स्पेंड किया है, मेरे पेरेंट्स को कुछ प्रूव करना है। जी। सो यही है कि माई लव फॉर डांस ओनली, तो इसी की वजह से मैं आई। जैसे डांस से स्पिरिचुअलिटी बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, ऐसा सुनने में आता है, फिर ऐसा दिखता है।
फॉर एग्जांपल जैसे कंतारा मूवी आप ले लो, उसमें जब जो एक्टर है ऋषभ, वो इवन एक्टिंग करते हैं, डांस की एक्टिंग करते हैं, तब उनके अंदर भगवान प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा कुछ हमें सुनने को मिलता है। तो आपके साथ अभी स्टेज पे ऐसा कुछ हुआ है, फिर ऑफ स्टेज आपको कभी महसूस हुआ है कि नहीं बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो गए हो डांस करते करते, या फिर डांस के बारे में सोचते सोचते? एक्चुअली डांस देखा जाए, स्पेशली क्लासिकल डांस इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी, मैं बोलूँगी। क्योंकि हम जब भी जो परफॉर्मेंसेस देते हैं, जो सॉन्ग्स पे परफॉर्मेंसेस देते हैं, वो समवेयर इज़ कनेक्टेड टू गॉड। चाहे शिव जी का हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस से पहले जब वो म्यूज़िक आती है, वहीं से आपको गूज़बम्प्स होना शुरू हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ सम पावर, है ना। तो डांस करते वक्त भी सडनली आप में एनर्जी आ जाती है, सडनली ऑब्वियसली देयर इज़ अ पावर। और क्लासिकल डांसेस में ना ये चीज़ स्टार्टिंग से, हम स्टार्ट भी करते हैं प्रेयर के साथ, एंड भी करते हैं प्रेयर के साथ। हम कोई भी तरीके से ना हम कनेक्टेड ही रहते हैं ऑलवेज। अभी कोई बडिंग क्लासिकल डांसर है, अपने घर पे बैठ के आपको देख रहा है, या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ गया, थोड़ा उसने प्रैक्टिस करी है, थोड़ा उसने सीखा है, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि इसके बाद उसे क्या करना चाहिए कि ताकि वो अपनी ज़िंदगी में क्लासिकल डांस को एज ए करियर परस्यू कर पाए? एज अ करियर तो हाँ, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज अब चांसेस मिल रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड पोस्ट भी हैं जहाँ पे आप इसको आगे लेके जा सकते हो डांस को। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि हाँ, एंड CU इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट, बिकॉज CU ना सपोर्ट करता है हर बारी, डांस हो या म्यूज़िक हो, किसी में अगर आप बेस्ट हो, CU स्कॉलरशिप भी देती है आपको, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है। तो आई वुड सजेस्ट कि CU भी ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। और बाकी मैं तो बोलूँगी practice makes a man perfect, obviously. एंड ऑल्सो So women perfect. yes, of course. तो प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। मैं भी इतने साल का एक्सपीरियंस है मेरा, प्रैक्टिस 2 महीने भी छूट जाता है तो मैं उस लेवल का नहीं कर पाती। तो प्रैक्टिस पूरा लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा नहीं कि एक टाइम इतना प्रैक्टिस कर लिया तो ख़त्म हो गया, वो तो लाइफ टाइम रहेगी। जैसे बहुत सारे डांसर्स है जो क्लासिकल डांसर या फिर हिप हॉप डांसर्स, वो डांस के साथ साथ धीरे धीरे एक्टिंग फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में माइग्रेट करने लगते हैं, तो आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स है उस अभी तरफ तो जाने के, या फिर आपके फ्यूचर एम्बिशंस क्या है जो आप बताना चाहोगे, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ भी? अभी तो मैं यही है कि मैं अपने आप को बेटर करूं। और हाँ, अभी तो है कि एज अ कोरियोग्राफर मैं चाहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना एज अ कोरियोग्राफर। एक्टिंग का अभी सोचा नहीं है कुछ वैसा। एंड बस यही है फ़िलहाल तो। थैंक यू सो मच अनीशा जी, आज हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए। एंड आई होप आपसे लोग इंस्पायर हुए होंगे, सब ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे कि नाट्य शास्त्र के बारे में बोला, बाकी और चीज़ें बोली कि कैसे चीज़ों को ओवरकम करते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखी। थैंक यू सो मच। आई होप हमें थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ, बहुत हमें बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो थैंक मच। यू। अब आपसे वापस हम फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में।